अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में अपनी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 आजकल स्टडी कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक हम लोगों ने जो कुछ स्टडी कर लिया है वो आप लोग लाजमी प्रैक्टिस में लेकर आए हैं। न्यूमेरिकल्स वगैरह की आप भरपूर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था स्ट्रिंग पुली सिस्टम का केस नंबर 1। आज हम स्ट्रिंग पुली सिस्टम का केस नंबर 2 स्टडी करेंगे। आज हम स्ट्रिंग पुली सिस्टम केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जब तक आप स्ट्रिंग पुली सिस्टम केस नंबर 1 रिकॉल कीजिए। केस नंबर 1 में क्या था? आपको दो बॉडीज दिए गए थे। एक बॉडी ए था, दूसरा बॉडी बी था। पहले वाली बॉडी का मास m1, दूसरे वाली बॉडी का मास m2 था और दोनों बॉडीज डोरी के साथ कनेक्ट कर दिए गए थे। और वो डोरी या स्ट्रिंग कहाँ से गुजर रही थी? पुली पर से। लेकिन कंडीशन क्या थी? दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रहे थे। इस सूरत में एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ और दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। आपको एक्सीलरेशन और टेंशन मालूम करने के लिए कहा गया था। स्ट्रिंग पुली सिस्टम केस नंबर 2 जो आज हम डिस्कस करेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो डिफरेंस है वो क्या है वो सवाल पढ़कर आपको समझ आएगा। देखिए यहां मैं सवाल पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस m1 एंड m2 कनेक्टेड विद द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। दो बॉडीज ए और बी हैं जिनमें से एक का मास m1 दूसरे का मास m2 है। दोनों को स्ट्रिंग के एंड से आपने कनेक्ट कर दिया है और ये स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस पुली पर से गुजर रही है। If body A moves vertically and body B moves on a smooth horizontal surface, अगर body A vertically move करे और body B smooth horizontal surface पर move करे, then derive the relation of acceleration of bodies and tension in the string। आपको बॉडीज का एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम करना है स्ट्रिंग में। जो डिफरेंस है उम्मीद है कि आपको यहां पर समझ आया होगा। बॉडी ए की हरकत तो पहले की तरह है यानी वर्टिकल, लेकिन बॉडी बी स्ट्रिंग पूरी सिस्टम केस नंबर 1 में वर्टिकल मूव कर रहा था बॉडी बी पिछले वाले केस में। लेकिन इस केस में क्या लिखा हुआ है कि बॉडी बी मूव करेगा ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो बेसिकली ये एक इसका डिफरेंस आ गया इस केस में। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलते हैं जरा। दो बॉडीज का जिक्र हो रहा है, दोनों बॉडीज में से एक को आपने ए कह दिया, दूसरे को आपने बी कह दिया। पहले वाले बॉडी का मास m1, दूसरे वाले बॉडी का मास m2 है। तो इसी लिहाज से कुछ एक्सप्रेशन हम लिखेंगे और वो आपको स्क्रीन पर लिखी हुई नजर आ रही है कि कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस m1 एंड m2 कनेक्टेड विद द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग that passes over a frictionless pulley in such a way that body A moves vertically and body B moves on a smooth horizontal surface। दो बॉडीज A और B पर गौर करें। पहले वाली बॉडी का मास m1, बॉडी B का मास m2 है। दोनों को स्ट्रिंग के एंड से कनेक्ट कर दिया जाता है जो पुली पर से गुजरती है। बॉडी ए इस तरह मूव करेगा कि उसकी हरकत वर्टिकल हो जाएगी, जबकि बॉडी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करेगा। ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम लिखा हुआ है। डायग्राम देखिए, यहां पर आपको डायग्राम स्टेप वाइज ड्रॉ होती हुई नजर आ रही है। आपने बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना, इस चीज का ख्याल रखना है। अब पहला बॉडी कौन सा हो गया? बॉडी ए। तो सपोज कर लीजिए ये बॉडी ए है, इसका मास m1 आपको नजर आ रहा है। दूसरा बॉडी बी है जिसका मास m2 आपको नजर आ रहा है। दोनों बॉडीज को आपने क्या किया? दोनों बॉडीज को स्ट्रिंग के एंड के साथ कनेक्ट किया और पुली पर से गुजार दिया। इस तरह के बॉडी ए वर्टिकली लटका हुआ है वाई एक्सिस पर, यानी या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे मूव करेगा। और बॉडी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है तो ये एक्स एक्सिस पर यानी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट मूव करेगा। तो वाज़ेह तौर पर आपको डायग्राम में फर्क नजर आ रहा है पिछले केस और इस केस में। पिछले केस में दोनों बॉडीज वर्टिकल मूव कर रहे थे, इस केस में एक की मोशन वर्टिकल यानी वाई एक्सिस पर होगी और दूसरे की हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस पर होगी।
याद करें पिछली बात कि जब हम किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन मालूम करना चाहते हैं तो बॉडी की हरकत पर गौर करते हैं, और हरकत पर गौर करने के लिए फोर्सेस को एनालाइज करना जरूरी हो जाता है। तो जिस तरह हमने पिछला केस सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम ये वाला केस भी सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, टू डिराइव द रिलेशन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग we will consider the forces acting on both bodies। हम बॉडी का एक्सीलरेशन और स्ट्रिंग में टेंशन मालूम करने के लिए दोनों बॉडीज पर अमल करने वाली फोर्सेस पर गौर करेंगे। तो चलते हैं और तो यहाँ देखिए वही डायग्राम अब आपको नजर आएगी जो पिछली साइड में आप बना चुके हैं, क्योंकि हमें फोर्सेस को एनालाइज करना है तो हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। अब जरा गौर करें तो फोर्सेस को हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। हेडिंग नजर आ रही है आपको, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए, बॉडी ए पर अमल करने वाली फोर्सेस। और याद रहे कि ये वाला बॉडी ए है, जबकि ऊपर जो सरफेस पर बॉडी मौजूद है उसको हमने क्या कहा हुआ है, बॉडी बी। तो बॉडी ए पर देखें कितनी कुव्वतें अमल कर रही होंगी। जरा पिछला केस रिकॉल करें, मैंने आपसे कहा था कि जो बॉडी हवा में लटका हुआ होता है उसमें दो कुव्वतें अमल कर रही होती हैं। एक कुव्वत तो लाजमी तौर पर आपको कंसीडर करनी ही होती है, और वो क्या है, वेट। तो यहां पर भी बॉडी ए का एक वेट होगा, और दूसरी फोर्स कौन सी होनी चाहिए, टेंशन, जो स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ होगी। तो बिल्कुल उसी तरह की वर्डिंग यहां पर आपको नजर आ रही है। बेसिकली देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए, बॉडी ए पर बुनियादी तौर पर दो कुव्वतें, टू फोर्सेस जो अमल कर रही हैं। अब कौन कौन सी हैं, डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपको फोर्सेस अमल करती हुई नजर आ रही हैं। तो एक फोर्स आपको नजर आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये कौन सी वाली फोर्स है, वेट, जिसको किससे जाहिर किया गया है, W1। तो अब हम उसको यहां एक्सप्लेन करेंगे। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाइए। वेट W1 एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, पहली फोर्स कौन सी है, वेट, जिसको W1 से जाहिर किया गया है और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रहा है। अब दोबारा से डायग्राम को देखिए, दूसरी फोर्स कौन सी आ गई, टेंशन। देखिए यहां पर एक एरो ऊपर की तरफ दिखा दिया गया है, और चूंकि ये टेंशन है लिहाजा इसको टी से जाहिर कर दिया गया है। अब जो चीज यहां पर दिखाई गई है उसको यहां एक्सप्लेन कर देंगे। तो दूसरी फोर्स कौन सी हो गई, टेंशन टी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, दूसरी फोर्स हो गई टेंशन जो कि ऊपर की तरफ अमल कर रहा है। अब बॉडी भी सरफेस के ऊपर मौजूद है, लिहाजा ये नीचे तो मूव नहीं कर रही। बॉडी को हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कौन सा बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नीचे। अगर किसी बॉडी पर दो या दो से ज्यादा कुव्वतें अमल कर रही होती हैं और हरकत हम किसी मखसूस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे होते हैं, तो हमें ये लाजमी बताना होता है कि कौन सी फोर्स ज्यादा है और कौन सी फोर्स कम है, और उसी बुनियाद पर हम नेट फोर्स निकालते हैं। ये तमाम बातें हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहां पर इसी तरह से लिख रहे हैं कि सिंस बॉडी ए मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसे कि बॉडी ए सीधा सीधा नीचे की तरफ हरकत करता है, देयरफॉर कौन सी फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स यानी वेट ज्यादा होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स यानी टेंशन कम होनी चाहिए। तो वही रिलेशन बता दिया कि W1 ग्रेटर है टेंशन से। लिहाजा नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स अब क्या हो जाएगी, जब किसी बॉडी पर दो या दो से ज्यादा कुव्वतें अमल करती हैं तो हमें नेट फोर्स बनानी होती है। नेट फोर्स का मतलब रिजल्टेंट फोर्स, जिसको F से जाहिर करेंगे। तो बॉडी ए की हम बात कर रहे हैं, लिहाजा फोर्स को F1 कह दिया। दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे, जो फोर्स ज्यादा है उसको पहले लिखा। कौन सी फोर्स ज्यादा है, W1, उसको पहले लिख दिया। और कौन सी फोर्स कम है, टेंशन, जो कि वेट के लिहाज से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। डायग्राम देखिए, टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। हम वेट को कंसीडर करके इक्वेशन बना रहे हैं, उसको पहले लिखा है, टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, लिहाजा ब्रैकेट में नेगेटिव साइन के साथ लिख लिया। और नेट का मतलब होता है टोटल, दोनों को ऐड कर दिया। अब न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कीजिए। F1 किसके बराबर हो जाएगा, M1A। W1 किसके बराबर हो जाएगा, M1G प्लस माइनस माइनस और टेंशन यानी T एज इट इज। इस तरह हमने पहले की तरह बॉडी ए की हरकत पर गौर किया, यानी बॉडी ए के ऊपर अमल करने वाली फोर्सेस को एनालाइज किया और इक्वेशन नंबर 1 बनाने में हम कामयाब हो गए। चूंकि बॉडी ए बिल्कुल पहले वाले केस की तरह ये यहां पर भी, लिहाजा केस नंबर 1 में जिस तरह इक्वेशन नंबर 1 बनी थी बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन आपको यहां पर नजर आ रही है।
अब हमें जाहिर है कि दो चीजें मालूम करनी है। कौन कौन सी दो चीजें मालूम करनी है? रिकॉल कीजिए, एक एक्सीलरेशन और दूसरी चीज क्या है? टेंशन। ये दोनों चीजें हमें मालूम करनी है। लिहाजा मैथमेटिकल रूल के मुताबिक दो इक्वेशन होनी चाहिए। एक इक्वेशन हमने बॉडी ए की हरकत पर गौर करके बना ली है, दूसरी इक्वेशन अब हम बनाएंगे बॉडी बी की हरकत पर गौर करते हुए। तो बॉडी बी की हरकत पर गौर करने के लिए इसी डायग्राम के इसी से अब हमें शुरू करना है। तो चलिए अगली स्लाइड में और देखें, डायग्राम जो पहले ड्रॉ हो चुकी थी वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। अब हमें सारा काम करना है बॉडी बी की हरकत के हवाले से। तो आप जानते हैं बॉडी ए तो लटका हुआ था, बॉडी बी सरफेस पर रखा हुआ था, तो बॉडी बी ये रहा। बॉडी बी पर किस तरह से फोर्सेस अमल कर रही हैं उसको अब हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी, बॉडी बी पर अमल करने वाली फोर्सेस। जरा गौर कीजिए, क्या बॉडी बी बॉडी ए की तरह लटका हुआ है? हरगिज नहीं, ऐसा तो नहीं है। आज कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, लिहाजा फोर्सेस के अमल करने का अंदाज भी डिफरेंट हो जाएगा। बॉडी बी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, लिहाजा एक फोर्स जो मैंने आपसे कहा था कि लाजमी तौर पर कंसीडर करनी है, वो फोर्स कौन सी होती है? वेट। वो तो हो गई होगा। इसके साथ साथ चूंकि बॉडी भी हवा में नहीं लटका हुआ बल्कि सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, लिहाजा सरफेस भी तो अपनी कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगी। आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं वहां आपका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जिस चीज पर आप बैठे हुए हैं, यानी अगर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चेयर पर बैठे हुए हैं, तो चेयर भी तो आपके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। अगर कोई बुक टेबल के ऊपर मौजूद है तो बुक का वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन बुक हवा में लटकी हुई नहीं है बल्कि टेबल की सरफेस के ऊपर मौजूद है, तो वो टेबल भी तो बुक के ऊपर फोर्स लगाएगी। कोई भी सरफेस किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगाती है उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स वो भी होगी, और तीसरी फोर्स जो डोरी के साथ साथ होती है, जो वेट को या किसी फ्रिक्शन को या किसी ऑपोजिंग फोर्स को रिएक्ट कर रही होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? टेंशन वाली फोर्स भी होगी। तो देखते हैं इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे। बॉडी भी हवा में लटका हुआ नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर अब दो फोर्सेस अमल नहीं करेंगी बल्कि कितनी फोर्सेस अमल करेंगी? 3 फोर्सेस अमल करेंगी। देखिए वाज़ेह तौर पर यहां पर लिखा हुआ है बेसिकली देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी। अब ये कौन कौन सी 3 फोर्सेस है? तो एक फोर्स वेट होगा जिसको आप किसी जाहिर करेंगे W2 से। तो देखिए वेट W2 डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट हमेशा उस फोर्स को कहा जाता है जो जमीन किसी भी बॉडी पर लगाती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने एक एरो दिखा दिया, चूंकि ये वेट है W2 से, इसको जाहिर कर दिया। दूसरी फोर्स कौन सी होगी? नॉर्मल रिएक्शन। जब किसी सरफेस पर कोई बॉडी रखी हुई होती है, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर आपको बनाकर दिखा देता हूं, ये फर्ज कर लीजिए कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ही कोई बॉडी मौजूद है, तो एक तो हो गया वेट। अब जो सरफेस है वो भी तो अपनी फोर्स एक्सर्ट करेगी ना वेट को बैलेंस करने के लिए, तो वो फोर्स क्या होगी? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मींस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर और ऊपर की तरफ है, इसीलिए यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है दूसरे नंबर पर कि नॉर्मल रिएक्शन आर हॉरिजॉन्टल सरफेस का। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आर, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। अब जरा देखें डायग्राम में आपको ऊपर की तरफ एरो नजर आ रहा है फोर्स का, और वो फोर्स कौन सी है? नॉर्मल रिएक्शन आर। तीसरी फोर्स कौन सी होगी? जो डोरी में पैदा हो रही होगी, डोरी के खिंचाव की वजह से। तो डोरी में जो फोर्स पैदा होगी उसको आप क्या कहते हैं? टेंशन। और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स पुली। अब जरा डायरेक्शन देखिए, टेंशन, टेंशन हॉरिजॉन्टल है, लिहाजा अगर बॉडी ए नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दे, बॉडी ए ने नीचे मूव करना शुरू कर दिया, क्या होगा? चरखी घूमना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से चरखी घूमेगी तो रस्सी के सिरे पर खिंचाव पैदा होगा। ठीक है ना? क्या कहा है मैंने कि अगर बॉडी ए वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करना शुरू कर दे, चरखी घूमना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से जब चरखी घूमेगी तो रस्सी के सिरे पर खिंचाव पैदा होगा पुली की डायरेक्शन में, लिहाजा टेंशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स पुली। तो उसको हम डायग्राम में देखें इस तरह से दिखा देंगे, एक एरो दिखा दिया आपने टुवर्ड्स पुली यानी राइट डायरेक्शन में, उसको टी से जाहिर कर दिया। तो बॉडी बी पर बुनियादी तौर पर 3 कुव्वतें अमल कर रही हैं। एक कौन सी फोर्स है? वेट।
दूसरी फोर्स कौन सी है, नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरी फोर्स कौन सी है, टेंशन। हमें ये देखना होगा कि बॉडी बी की हरकत किस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में बॉडी बी हरकत कर रहा होगा उसी लिहाज से नेट फोर्स बनाई जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या बॉडी बी सरफेस को तोड़कर नीचे की तरफ गिरेगा? आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या बॉडी बी सरफेस से उछलकर ऊपर की तरफ जाएगा? आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो फिर आखिर यहां हो क्या रहा है? यहां वेट और नॉर्मल रिएक्शन ये जस्ट बॉडी बी को स्टेबल कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में लेकर आए, हरकत नहीं करवा रहे। अगर वेट ज्यादा होता तो बॉडी बी सरफेस को तोड़कर नीचे आ जाता। अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होता तो बॉडी भी सरफेस से उछलकर ऊपर चले जाता। लेकिन दोनों सूरतों में ऐसा हो ही नहीं रहा। इसका मतलब नीचे वाली फोर्स हरकत पर असरअंदाज नहीं हो रही, ऊपर वाली फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ये भी हरकत पर असरअंदाज नहीं हो रहा। तो ये दोनों फोर्स आखिर कर क्या रही हैं? इन्होंने बॉडी बी को सरफेस के ऊपर स्टेबल हालत में रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, हरकत पे असरअंदाज नहीं हो रही। लिहाजा इसी बात को हम किस तरह से लिख सकते हैं? अब जरा यहां देखें तो जो बात हम डिस्कस कर रहे थे वही चीज यहां आपको स्क्रीन पर लिखी हुई नजर आ रही है। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, शक्ल से जाहिर है कि बॉडी बी इज नाइदर मूविंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेट, बॉडी बी ना तो अपने वेट की डायरेक्शन में हरकत कर रहा है, नॉर इट इज मूविंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन, ना ही ये ऊपर की तरफ हरकत कर रहा है। Body B is neither moving into the direction of its weight nor into the direction of normal reaction. Body B ना तो नीचे की तरफ हरकत कर रहा है ना ही नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में हरकत कर रहा है। That is यानी कि both of these forces cancel each other. ये दोनों फोर्सेस हरकत में अपना किरदार अदा ही नहीं कर रही, लिहाजा हरकत के लिहाज से इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। R और W2 बराबर हो गए। W2 का मतलब क्या है, M2G, तो इसीलिए इसको इस तरह से लिख दिया गया है। अब बॉडी बी पर देखें, R का इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल। यहां देखिए R को मैंने कैंसिल कर दिया, वेट को भी मैंने कैंसिल कर दिया। तो अब कितनी फोर्स बॉडी बी पर बची हैं जो अमल कर रही हैं, सिर्फ एक ही फोर्स, और वो फोर्स कौन सी नजर आ रही है आपको, टेंशन। यानी टेंशन एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी बी को खींचकर कहां लेकर जाएगी, टुवर्ड्स पुली। तो इसी लिहाज से अब हम लिखेंगे, और यहां देखिए स्क्रीन पर आपको यही बात कुछ इस तरह से लिखी हुई नजर आ रही है कि नाउ टेंशन T is the only net force which moves body B towards the pulley. सिर्फ एक ही फोर्स है जो नेट फोर्स के तौर पर अमल कर रही है, टोटल फोर्स के तौर पर अमल कर रही है, और वो फोर्स कौन सी है, टेंशन, जो बॉडी बी को टुवर्ड्स द पुली मूव करवाती है। लिहाजा जो नेट फोर्स है वो क्या हो गई, सिर्फ और सिर्फ टेंशन, बाकी कोई फोर्स बची ही नहीं, सारी की सारी फोर्स कैंसिल हो गई। नेट फोर्स बॉडी बी पर F2 हो गई, और जिसको किससे जाहिर कर दिया गया, टेंशन से। F2 न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक किसके बराबर है, M2A के बराबर है, और T की जगह पर आपने क्या लिख दिया, T लिख दिया। इस तरह बॉडी बी की हरकत पर गौर किया, बॉडी बी पर अमल करने वाली फोर्सेस को एनालाइज किया, और इक्वेशन नंबर 2 बनाने में आप कामयाब हो गए। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप दोनों रिक्वायर्ड चीजें मालूम कर सकते हैं जो सवाल में पूछी गई हैं। कौन कौन सी चीजें थी, एक्सीलरेशन और टेंशन। तो इनको कैसे ड्राइव किया जाए, कंटिन्यू कर रहे हैं हम स्ट्रिंग पुली सिस्टम केस नंबर 2। एक्सीलरेशन हमें मालूम करना है। याद कीजिए मैथमेटिकल रूल, जिस चीज को मालूम करना हो उसके ऑपोजिट दूसरे वेरिएबल को क्या करना होता है, एलिमिनेट। तो दूसरा वेरिएबल कौन सा है, टेंशन, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर रहे हैं। अपनी याद दहानी के लिए इक्वेशन 1 और 2 को यहां लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 पिछली स्लाइड में क्या बनी थी, M1A इक्वल्स M1G माइनस 2, और इक्वेशन नंबर 2 जो हमने पिछली स्लाइड में बनाई है वो क्या है, M2A इक्वल्स T। दोनों में देखिए टेंशन का कोफिशिएंट 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में टेंशन का कोफिशिएंट माइनस है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 में टेंशन का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे टेंशन खत्म हो जाएगी, एक्सप्रेशन निकालना आसान हो जाएगा। तो वही काम कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड यानी M1A ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड M2A को।
इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड m1g माइनस टी ऐड कर दिया यानी प्लस कर दिया इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड यानी टी को। अब देखिए टी से टी क्या हो गया, कैंसिल, तो यहां देखिए टी से टी कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचा, m1a प्लस m2a, राइट हैंड साइड पर क्या बच गया, m1g। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक्सीलरेशन मालूम करना है। जो चीज मालूम करनी हो उसको इक्वेशन के एक साइड पर अकेला करना जरूरी होता है। यहां से पहले हमने a को कॉमन ले लिया, क्या बच गया m1 प्लस m2, राइट हैंड साइड m1g। अब a को अकेला करने के लिए m1 प्लस m2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो m1g ऊपर रहा, नीचे डिवाइड में क्या आ गया m1 प्लस m2। इस तरह से एक्सीलरेशन आपने मालूम कर लिया। अब अगली चीज यानी आखिरी चीज जो हमें मालूम करनी है वो क्या है, टेंशन। टेंशन मालूम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेंशन मालूम करने के लिए हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से, लेकिन वो लंबा काम हो जाएगा। उससे बेहतर है कि हम ए की इस वैल्यू को जो यहां मालूम कर चुके हैं, ये जो वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं ए की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में कुछ इस जगह पर। देखिए सिंपल सी इक्वेशन नंबर 2 बनी हुई है, ये रही, ठीक है ना। यहां पर हम क्या कर देते हैं, ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 स्टेप में हमें टेंशन का आंसर मिल जाएगा। तो इसी हवाले से लिख दिया गया है, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इन इक्वेशन 2 वी हैव। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या तब्दीली आएगी, जरा उसको देख लेते हैं। इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड पर m2 ये रहा, ए की जगह पर ए नहीं लिखा बल्कि ए की जगह पर क्या पुट कर दिया, m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और राइट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ था t, वो एज इट इज आपने लिख दिया। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने का मतलब m2 m1g से मल्टीप्लाई कर रहा है, तरतीब से लिख दिया, m1 पहले आ गया, m2 बाद में आ गया, g मजीद बाद में आ गया, और नीचे m1 प्लस m2। तो टेंशन किसके बराबर हो गई, m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरह हमने टेंशन मालूम कर ली। अगर आप लोग डिवाइड के तरीके से मालूम करना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कीजिएगा, जिस तरह हमने केस नंबर 1 में किया था। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जब ए से ए कैंसिल हो जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके टेंशन मालूम कर सकते हैं। ये काम जिस तरह हमने केस नंबर 1 में किया था उसी तरह से ही होगा, तो आप उस तरह से भी चेक कर सकते हैं। यहां पर इस केस में टेंशन को मालूम करना ज्यादा बेहतर ये वाला अंदाज था, 2 स्टेप में आंसर आ गया, इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूट किया था वैल्यू को। तो उम्मीद है कि केस नंबर 2 में एक्सेशन और टेंशन किस तरह से मालूम किया गया है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। केस नंबर 1 की भी प्रैक्टिस कीजिए, केस नंबर 2 की भी प्रैक्टिस कीजिए। केस नंबर 1 और 2 में क्या डिफरेंस है उनको जहन में रखिए, इक्वेशन बनाइए और सॉल्व करें। जितनी ज्यादा कंडीशन को जहन में रखे अपने आप को उस माहौल में ले जाकर सॉल्व करेंगे जो सवाल में बताया जा रहा है, तो कंडीशन बेहतर तौर पर आपको समझ आएगी और आप उसको अप्लाई भी बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट आसान से आसान होते चले जाएंगे और आप बाआसानी इनको सॉल्व करते चले जाएंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।